नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। सुबह की बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और मेरे सीनियर साथी इशफाक गौहर सलाम जी के प्रोग्राम लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका और सामी नाजरीन आप सबको भी मेरी तरफ से खलूस भरा प्यार भरा आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हो। और हस्बे वादा और हस्बे मामूल आज आपके सामने दोबारा हाजिर खिदमत हुए हैं और प्रोग्राम जो है वो सलाम जी के है। कोशिश तो यही रहती है कि जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो इख्तिसादियात से मुंसलिक हो, चाहे वो तमीर और तरक्की के हवाले से हो, वो आप तक पहुंचाएं और आपको अपडेट करें उस वक्त जब आप अपने घर के अंदर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जब आप अपने घर के अंदर दफ्तरों की ओर जाने की तैयारी में लगे हैं, स्कूल कॉलेज जाने की तैयारी में लगे हैं, तो हम आपको साथ साथ अपडेट करें कि आपकी रियासत के अंदर क्या कुछ हो रहा है। न कि रियासत के अंदर बल्कि मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरीके से चल रही है, मुल्क के अंदर क्या हवा चल रही है, उस हवा पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि साल 2019 चल रहा है और साल 2019 का मतलब यह हुआ कि चुनावी साल है और चुनावी साल के अंदर कब कहां कैसे क्या कुछ सियासत बने, किसी को इस पर आपको अपडेट रहना काफी ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि हर पल और हर वक्त एक नई खबर आती है जिससे वोटर का मूड तब्दील होता है और वो वोटर का मूड जो तब्दील होता है, क्या कुछ मुल्क के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं, उससे आपको रूबरू हम करवाएंगे इस 55 मिनट के प्रोग्राम के अंदर। और हस्बे वादा शुरुआत करते हैं 2-3 बड़ी खबरों के हवाले से जो आज मुल्की सतह पर आपके सामने आएंगी पूरे दिन, जिस पर आप आज बहस भी सुनेंगे, पूरे दिन जिस पर आज आप रिएक्शंस अपने टेलीविजन चैनल्स पर देखेंगे और पूरे दिन जिस पर आज देखेंगे कि जलसे भी होंगे, जुलूस भी निकाले जाएंगे और बातें भी काफी ज्यादा की जाएंगी। और सबसे पहले जरा बात करते हैं बेरोजगारी के हवाले से, क्योंकि हर्ष बेरोजगारी का मामला इस वक्त आज मौजूए बहस है। इस पर इसलिए बहस होनी चाहिए क्योंकि 2019 के चुनावों के दौरान जहां सरकार ये दावे पेश कर रही है कि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की गई कि हजारों लोगों को रोजगार फराहम किया जाए, जहां ये कोशिश की गई कि प्राइवेट सेक्टर को फ्लोरिश करके वहां पर सिंगल लाइन सिस्टम लगा के खुद रोजगार कमाने की जो है सलाहियत पैदा हो नौजवानों के अंदर। और फिर यह भी कहा गया कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो है वो तसली बख्श काम किया गया है। लेकिन जैसा कि हम पिछले कई दिनों से लगातार NSO की जो रिपोर्ट सामने आती है, जो बिल्कुल नहीं आई लेकिन अब अखबारी जराया से जो सामने खबरें आ रही है, NSSO की जो खबर है वो एक बार फिर एक और रिपोर्ट जो है वो मुल्क के सबसे बड़े अखबार में छपकर सामने आई है। लगातार ये अखबार जो है वो पिछले कई दिनों से NSSO की रिपोर्ट जो वो छाप रहा है और मुझे ये उम्मीद थी कि शायद मरकज में जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, जो मिनिस्टर्स इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को देखते हैं, वो इस पर रिएक्ट करेंगे या भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई बात सामने रखेगी या डिनाइल करेंगी इसको या एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन पिछले कई दिनों से ये रिपोर्ट जब से छपकर आई है अभी इस पर कोई डायरेक्ट टिप्पणी न कांग्रेस की तरफ से की गई और ना ही बीजेपी ने कोई बात अभी सामने रखी है। लेकिन आज जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है वो काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है और आज के हिस्से में यह बात कही गई है कि जो हमारी ख्वातीन रूरल एरियाज में है, जो हमारी माएं बहनें रूरल एरियाज में रहती है, वहां पर पिछले 6 साल के दौरान जो है वो जॉब मार्केट में काफी कमी हुई है। 2.8 करोड़ जॉब जो है वो खत्म हो गई हैं, ये NSSO की रिपोर्ट बताती है। और ये रिपोर्ट जो है वो पीरियोडिकल लेबर सर्वे फोर्स सर्वे जो है वो PLFS साल 2017-18 के तहत जो है NSSO की रिपोर्ट जो है वो बनाई गई थी। अगरचे सरकार ने इसको ऑफिशियल नहीं किया है, सरकार ने न तो इसको पार्लियामेंट में लाया और ना ही अपनी वेबसाइट पर डाला है और यही वजह है कि जो इस कमेटी के 2 अहम तरीन मेंबर थे, NSSO के जो 2 अहम मेंबर्स थे, उन्होंने सरकार के फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए रिजाइन किया है। लेकिन फिर उसके बाद से ये खबरें जो है वो आना बाहर आ गई है और ये कहा गया कि डिक्लाइन हुआ है पीरियोडिकल लेबर सर्वे फोर्स सर्वे का जो रिपोर्ट आया है 2017-18 के हवाले से, जो NSSO ने माना है, उसके तहत से जो हमारा हर साल
का जो रेशियो है अनएम्प्लॉयमेंट का वो बढ़ा है। और वर्क फैक्टर जो आज था, आज की रिपोर्ट का जो लबोलुबाव था वो ये था कि जो खवातीन हमारी रूरल एरियाज में काम कर रही थी वहां पर भी 2.8 करोड़ जॉब लॉस हुए हैं पिछले 2 सालों के दौरान। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। एक तरफ से सरकार के दावे हैं कि जॉब बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से रिपोर्ट ये बता रही है कि जॉब जो है वो कहीं ना कहीं घटा है। फिर साल 2004-05 की आप बात करें वो भी इसमें लिखा गया है, साल 11-12 की आप बात करेंगे वो भी इसमें लिखा गया है, और साल 2017-18 की जब आप बात करेंगे वो भी इसमें लिखा है। और जब आप कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा कि पिछले के मुकाबले में इस बार थोड़ा सा डिक्लाइनी जो है मामला हुआ है। बिल्कुल, तो लगातार बेरोजगारी कहा जा सकता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, जॉब के जो कम हो रही है। पिछले दिनों हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि पुरुष के लिए कितनी कमी हो रही है मार्केट में जॉब की। अब ये महिलाओं की, खवातीन की रिपोर्ट सामने आई है कि मार्केट में जॉब नहीं है। सरकार के दावे वादे बहुत किए गए। अगर जब सरकार आई थी 2014 में तो दावे किए गए थे कि इतना रोजगार दिया जाएगा, लगभग कई करोड़ों रोजगार देने का वादा किया था। अभी जुमलेबाजियां हो रही हैं, चुनाव नजदीक है, लेकिन रिपोर्ट कुछ और दिखाती है, अमली जामा इसको नहीं पहनाया गया। चलिए अब जरा बात करते हैं रिपोर्ट के बाद। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के हवाले से, क्योंकि योगी नंबर 2 वाले लीडर माने जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी के कैंपेन के अंदर साल 2014 में भी हमने देखा था और साल 2019 में भी हमने देखा कि जब भी बीजेपी की तरफ से कैंपेन किया गया तो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उनको एक स्टार कैंपेनियर की हैसियत शामिल है। और यही वजह है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में वो जाते हैं और कैंपेन भी करते हैं। इनके हवाले से खबर सामने आई है, उसमें यह कहा गया है कि मुल्क जब लोग 2019 के चुनावों के लिए जा रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इस बार वो कैंडिडेट्स को नहीं बल्कि वजीर आजम को चुने, प्राइम मिनिस्टर को चुने। ये बड़ी बात जो है वो उन्होंने कही है। पीपल आर लुकिंग टू इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करें। कैंडिडेट्स नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी कैंडिडेट कोई भी हो वो बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा, वो बड़ा मसला नहीं है। आपको जो वोट करना है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के लिए करना है, प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए करना है। लेकिन जब मैं अपनी डेमोक्रेटिक सेटअप को देखता हूं, हम अपने एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो लोग होते हैं जो चुनावी दंगल के अंदर उतरते हैं, हम उनको परखते हैं, उनकी पार्टी को परखते हैं, उसके बाद वोट करते हैं। लेकिन योगी साहब का मानना है कि आपको वोट जो है वो इसके लिए नहीं, आपके सामने जो भी खड़ा है आप इसको ना देखें, उसकी कैपेबिलिटी है ना देखें, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है ना देखें, उसके पास है कुछ नहीं है, वो कुछ डिलीवर कर सकता है ना देखें, बल्कि आप ये करें कि आपका वोट प्रधानमंत्री को चुनने के लिए है, प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए। शायद ये नैरेटिव इस वक्त में ये सही नहीं है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो ये है कि हम एमपीज को चुनते हैं, एमपी प्राइम मिनिस्टर को चुनता है। और ये प्रेसिडेंशियल जो चुनाव होता है ये अमेरिका के अंदर है कि डायरेक्टली आप प्रेसिडेंट को चुनिए, फिर बाकी चीजें चलती रहती है। लेकिन हमारा जो मामला है वो कुछ अलग है, इसलिए इस बयान पर जो है वो रिएक्शन आज दिन में आप काफी ज्यादा देखेंगे। फिलहाल बात यह कही गई है कि जिस तरीके से साल 2014 में मोदी लहर थी, साल 2019 में भी मोदी मैजिक जो है वो काम करेगा। इसलिए अवाम को चाहिए कि वो एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत मरकज के अंदर बनाने में भारतीय जनता पार्टी का ताउन दे, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। लेकिन इसके साथ साथ जो बयान था वो भी मैंने आपको बताया और इस पर आज पूरे दिन काउंटर रिएक्शंस आएंगे, वो भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। अब जरा बात करते हैं कांग्रेस के हवाले से भी थोड़ी सी, और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर की खबरों पर आते हैं। कांग्रेस की तरफ से कल एक और लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। 10 नामों का ऐलान कर दिया गया है और 10 नामों के अंदर 2 नाम मेरी नजर में काफी अहम नाम थे, जिन पर मैं इस वक्त आपसे बात करूंगा। कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है वो लोकसभा के लिए चुनाव जब से अनाउंस हुआ उसके बाद लगातार कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट हुई है। सबसे पहले अगर मैं जम्मू कश्मीर के एतबार से बात करूं तो कांग्रेस के कल के 10 वाली निशस्त में जो बड़ी बात थी वो ये थी कि बारामुल्ला से जो उनके कैंडिडेट थे उन्होंने उसको तब्दील किया। सलमान अनी सोज के बारे में यह कहा गया था पहले कि वो एक मजबूत कैंडिडेट है और वो चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगे बारामुल्ला से, लेकिन अब खबर सामने आई है कि उन्होंने अपने जिला सदर को वहां से मैदान में उतारा है। हाजी फारूक मीर बारामुल्ला लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट करेंगे कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस के टिकट पर वो चुनावी दंगल में आएंगे। इसके साथ साथ एक और अहम नाम जो पिछले कई महीनों से सुर्खियों के अंदर आदमी था, उसे मैंडेट देने की बात जो है
वो कांग्रेस की तरफ से कही गई है। कार्तिक चिदंबरम पी चिदंबरम के बेटे हैं और इनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको याद होगा आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस इन पर चल रहा है और ये मुख्तलिफ केसों के अंदर अभी चक्कर काट रहे हैं। लेकिन कल कांग्रेस ने 10 कैंडिडेटों के लिस्ट में चौथे नंबर पर जो है वो कार्तिक चिदंबरम का नाम दिया है और इन्हें भी जो है अब वहां पर क्या बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंट करने की बात जो है वो कही गई। अब लोग फैसला करेंगे कि किसको वो चुनेंगे किसको नहीं चुनेंगे। लेकिन बड़ी बात जो कांग्रेस की आ रही है वो ये है कि आज सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास होने जा रहा है। आज सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और उस सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग के अंदर इलेक्शन मैनिफेस्टो को फाइनल किया जा सकता है। 11 बजे के आसपास खबर आ रही है कि 11 बजे मीटिंग जो है वो होगी जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पार्टी के सभी बड़े लीडर जो है वो रहेंगे और जो मैनिफेस्टो नेशनल हुकअप पर बनाया गया है उसको हरी झंडी देने के बाद जो है वो रिलीज भी किया जा सकता है। ये बात काबिल जिक्र है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर क्या कुछ हो सकता है। इनसाइडर स्टोरी क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर ऋषि मिश्रा जी जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। तो बिल्कुल कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी करेगी नेशनल हुकअप पर। ऋषि मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं इशफाक हमारे साथ। ऋषि जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग 11 बजे होनी है। राहुल गांधी वहां पर रहेंगे, पार्टी के सीनियर लीडर्स रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि लिस्ट तो फाइनल ऑलरेडी हो रही है लेकिन मैनिफेस्टो की बात भी सामने आई है कि आज जो मैनिफेस्टो फाइनल किया गया है उसको ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पिटारे में क्या कुछ आज बाहर आ सकता है? जी गौर साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है जिसमें मैनिफेस्टो के लेकर सबसे पहले अहम मीटिंग होगी जिसकी अध्यक्षता पी चिदंबरम कर रहे हैं। पी चिदंबरम के अध्यक्षता में मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों को शामिल करने का कांग्रेस का मेन फोकस होगा। मेन दूसरा जो आप इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे कांग्रेस फोकस कर रही है रोजगार पे मेन जो कांग्रेस का फोकस होगा। तीसरा जो होगा 33% रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन जो है उस पे कांग्रेस की फोकस होगी। दूसरा आप देखेंगे कि राहुल गांधी हर रैली में एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं, उनका है नाम न्यूनतम आय गारंटी योजना। न्यूनतम आय गारंटी योजना को लेकर राहुल गांधी बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हर रैली में। तो कहीं न कहीं मैनिफेस्टो में इसकी आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो कहीं न कहीं कांग्रेस जो है रोजगार के मामले को साध कर कहीं न कहीं जनता को फोकस करेगी। तो मैनिफेस्टो में मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट रोजगार को लेकर होगी, दूसरा न्यूनतम आय गारंटी योजना को लेकर होगी, तीसरा किसान वर्ग को जो आपको क्या कहते हैं आय का 1.5 गुना देने की वादा जो बीजेपी की थी और बीजेपी करीब फेल हुई क्योंकि आप देखेंगे जो रिकमेंडेशन थी उसको पूरा कांग्रेस बीजेपी ने लागू नहीं किया था। तो कहीं न कहीं कांग्रेस जो है राहुल गांधी की हमने 3 राज्यों में जब सरकार आई तो किसानों का बिल्कुल कर्जा माफ कर दिया 2 दिन आते ही। अगर हमारी नेशनल हुकअप पर सरकार आती है तो तुरंत किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। तो ये मैनिफेस्टो में पूरी तरह से निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल निश्चित ही आप परसों का ही राहुल गांधी का स्टेटमेंट या प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट देखेंगे। 10,000 करोड़ गन्ना किसान का जो बकाया का जो उन्होंने मुद्दा उठाया था तो इससे कहीं की रिफ्लेक्शन तो मिलती ही है कि कांग्रेस जो है कांग्रेस का किसानों का मुद्दा जरूर अपने मैनिफेस्टो में बनाएगी और वादा करेगी जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस आती है तो पूरे हिंदुस्तान में जो किसानों का जो बकाया है उसको माफ करेगी। और इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि जैसे ही कांग्रेस 3 राज्यों में चुन के आई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो वादा किसानों से किया था उसका उन्होंने माफ किया। दूसरा मैं आपको बताऊं कांग्रेस एक वेब पोर्टल भी लॉन्च की है जिसमें वह जनता से भी राय ले रही है। कांग्रेस ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें वह जनता से भी एक एडवाइस ले रही है कि उनके मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस अपने यूथ नेताओं को भी ग्राउंड लेवल पे भेज रही है, उस ग्राउंड लेवल से इनपुट ले रही है कि
जनता क्या चाहती है। यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो जनता कांग्रेस से क्या चाहती है कि कांग्रेस किन मुद्दों पे फोकस करे। तो कहीं न कहीं कांग्रेस की जो तैयारी है बिल्कुल चुनावी मोड़ में आ चुकी है। चौथी बात मैं बताऊं कि कांग्रेस CWC में आज ये फैसला हो सकता है कि राहुल गांधी सिर्फ अमेठी से लड़ेंगे या साउथ के किसी राज्य से भी चुनाव लड़ेंगे। आपको जैसे मालूम है कि राहुल गांधी की केरला और तमिलनाडु और कर्नाटका से भी लड़ने की संभावना है। तीनों राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है CWC और कांग्रेस अध्यक्ष को कि आप इन राज्यों से भी चुनाव लड़े ताकि कांग्रेस को मजबूती मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ ज्वाइन करके बात करने के लिए। कांग्रेस मैनिफेस्टो में क्या कुछ निकल कर आ सकता है, 11 बजे इजलास है, इस पर हमारी नजर रहेगी। 11:30 12:30 वाले बुलेटिन में हम आपको जरूर अपडेट करेंगे कि क्या कुछ वहां से हो रहा है। फटाफट से अब जरा जम्मू कश्मीर चलते हैं और सबसे पहले जरा जम्मू की खबर आपको बताते चले कि जम्मू के अंदर कल रात देर गए नामालूम बंदूक बरदारों ने एक पेट्रोल मालिक पर दावा बोल दिया और पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश की है। खबर आ रही है जम्मू से, जहां पर जम्मू हाईवे के अंदर, जम्मू पठानकोट हाईवे के मकाम पर कठुआ के पास जो है ये इंसिडेंट पेश आया है, जिसमें बंदूक बरदारों ने जो है पेट्रोल पंप मालिक को लूटने की कोशिश की है। ये खबर आ रही है। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कठुआ से रात 10 से 11 बजे के बीच में ये इंसिडेंट आया हुआ है, जिसमें सस्पेक्टेड लोग जो है वो सामने आए, उन्होंने फायरिंग की है। फायरिंग के नतीजे में 2 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। पेट्रोल पंप जो था वो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे 61 के पास था और कठुआ के लोग जो है ये लोग कठुआ के पास ये एरिया है पड़ता है। और फिलहाल जो जख्मी हुए हैं उन्हें GMCH अस्पताल जम्मू जो है वो लाया गया है, जिनकी शिनाख्त हंस राज वल्द, अशरू आरो महनपुर और प्रकाश सिंह के बतौर हुई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं कठुआ से। ऋषि, क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास है? कितने तो सरबजीत, इस पे ऋषि से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। सरबजीत इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सरबजीत, अगर इस पेट्रोल पंप की बात करें, देर रात पेट्रोल पंप को लूटा गया है, कई घायल भी बताए गए हैं, इस पे ताजा अपडेट। बिल्कुल, ये देर रात 10:30 बजे की वारदात है। ये इलाका जो है हीरानगर साउथ डिवीजन में पड़ता है कठुआ जिला के। ये 66वां इलाका है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर। इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है और यहाँ पर 3 नकाब पोस्ट लोग आते हैं और एक के बाद एक फायर करते हैं और 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। इसके बाद वो वहां से कैश काउंटर पर जाते हैं और वहां से जितना कैश है वो वहां से लूट कर वहां से फरार हो जाते हैं। और दोनों घायलों को जिला अस्पताल कठुआ लाया गया। वहां से देर रात उनको गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर कर दिया। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलते ही कठुआ पुलिस मौके पर पहुंच गई। SSP कठुआ खुद मौके पर पहुंचे हुए थे और वहां पर CCTV फुटेज जो है खंगाली जा रही है आखिर कहां से ये लोग आए थे और किस ओर ये लोग भागे हैं। इनकी जो संख्या है वो 3 के करीब बताई जा रही है। मैं एक चीज उसमें ऐड कर दूं कि इस तरह का मामला जो है एक बार पहले भी कठुआ में हो चुका है, जहां पर इसी प्रकार से एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। और ऐसे ही मामले हमारी सरहद के साथ लगते बॉर्डर पंजाब में भी होते हैं। सुजानपुर और पठानकोट में भी इस तरह के मामले जो है प्रकाश में आए हैं। और ऐसे में लगता है कि इंटर स्टेट ऐसा गैंग है जो पंजाब के पठानकोट और जम्मू कश्मीर के कठुआ में ऑपरेट कर रहा है। सरबजीत, ये बताइएगा कि माना जा रहा है कि इनके हाथ में हथियार भी थे, तो किस तरीके का हथियार इनके पास था और ये जो लोग जख्मी हुए हैं किस तरीके के जख्मी हैं और डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, इनके बाद जिस तरह से एक जो वहाँ पे घायल हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि छोटे ही हथियार उनके पास, हालांकि पिस्टल रिवॉल्वर ही हो सकता है। और जो लोग घायल हैं इनकी गंभीर हालत है और कठुआ से तो इनको रेफर कर दिया गया है जम्मू में। आगे उनकी हालत जो है अभी नाजुक ही बताई जा रही है। सरबजीत, ये भी बताइएगा, पुलिस का जहां तक हम देखें ये कहा जा रहा था कि पुलिस इस सरहदी इलाके के अंदर काफी हाई अलर्ट पर रहती है, 24/7 वो हर चीज पर नजर रखती है। उसके बावजूद भी इस तरीके का इंसिडेंट होना, तो क्या मैं कहीं पुलिसिंग में कहीं कमी मान रहा हूं या पेट्रोलिंग में कहीं कमी है? बिल्कुल
जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पे चुनाव का मौसम है और चुनाव के जब रहता है तो नेशनल में सुरक्षा जो है जहाँ पे बढ़ा दी गई है। कई जगह नाकेबंदी तो रहती है पुलिस की, लेकिन ये लोग हमेशा ही ऐसी जगह को टारगेट करते हैं जो आइसोलेटेड होती है, अकेली दुकान होती है, उसको टारगेट करते हैं। ये पेट्रोल पंप जो है एक आइसोलेटेड एरिया पे है, अकेला पेट्रोल पंप है, आगे पीछे आबादी नहीं है और इसको यहाँ पे टारगेट करके वो कौन से रास्ते से भागे हैं, अब इसकी जानकारी पुलिस को लगा रही है। बहुत शुक्रिया सरबजीत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जख्मी शख्स ने क्या कुछ कहा मीडिया के साथ बात करते हुए, फटाफट से आपको सुना दिया, उसके बाद दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। 9:45 बजे के करीब हम लोग यहाँ पे खाना खाने आए तो हमने 9:50 10 बजे के करीब हमने 2 बंदे देखे, यहाँ से एक बाइक निकलते हुए देखी। तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, पेट्रोल पंप पे दुनिया आती है, लेकिन 10 मिनट के बाद इनका बंदा आ गया जो इनका काम करने वाला था कि जल्दी वहाँ पे लोगों को हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको गोली मार दी गई है। हम लोग भागते भागते आए, अपनी गाड़ी लाई हमने कि देखते हैं। 2 बंदों को गोली लगी थी, एक के टांग में और एक के पेट में गोली लगी हुई है। तो इतनी देर में फिर हमने पुलिस वालों को फ़ोन किया, SHO हीरानगर को फ़ोन किया। इमीडिएटली उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी, पुलिस वाले पहुंच गए यहाँ पे, चढ़वाल वाले पहुंच गए। रॉबरी का इंसिडेंट ये लग रहा है। ये फायरिंग यहाँ पे हुई है, 2 बंदे जख्मी हैं, उनको हमने शिफ्ट किया है हॉस्पिटल में। फर्दर इसके जितने डिटेल्स कलेक्ट हो पा रहे हैं हम कलेक्ट कर रहे हैं और हम इतना भी बता सकते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करके उनको जल्द से जल्द जिन लोगों ने ये किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। चलिए अब जरा बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी सूरत हाल के हवाले से क्या कुछ चल रहा है। और आपको सबसे पहले बताते चले कि लोकसभा इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी ड्रिल जो है वो काफी मजबूत कर दिया गया है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त की मशक जारी है। तवज्जो जनूबी कश्मीर पर मरकूज है, यानी सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है वो साउथ कश्मीर दे दी गई है। वादी की 3 निशस्तों के 90% पोलिंग मराकज इंतहाई हसास, यानी 90% पोलिंग स्टेशन जो है हर हमारे वादी के जो 3 असेंबली पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स है वो ऑल हाइपर सेंसिटिव है। पार्लियामानी इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहरिक हो गई हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि सिक्योरिटी बंदोबस्त का इहाता करके मशक जारी है और 1 हफ्ते के अंदर हतमी मंसूबा मुरतब किया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि वस्ती कश्मीर जनूबी कश्मीर की निशस्तों के लिए 90% पोलिंग मराकज को इंतहाई हसास जुमरे में रखा गया है। रियासत में पार्लियामानी इंतखाबात 5 मरहलों में मुनक्किद हो रहे हैं, जिनमें आगाज शुमाली कश्मीर के बारामूला कुपवाड़ा निशस्त से 11 अप्रैल को होगा, जबकि जनूबी कश्मीर की निशस्त पर 3 मराहिल में पार्लियामानी इंतखाबात मुनक्किद होंगे। पुलिस का कहना है कि वादी में पार्लियामानी इंतखाबात के लिए हतमी इंतजामात किए जा रहे हैं और हसास इलाकों में पोलिंग मराकज की निशानदेही और इंतहाई हसास पोलिंग मराकज में सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती की जरूरत को मुरतब करने के लिए मजीद कुछ दिन दरकार है। श्रीनगर पार्लियामानी निशस्त में 3 अजला श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल अजला आते हैं। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि इन अजला में अगरचे सिक्योरिटी सूरत हाल काबू में है, ताहम इस निशस्त पर 90% पोलिंग मराकज इंतहाई हसास जुमरे में आते हैं, जबकि मजीद 10% हसास जुमरे में आते हैं। पुलिस अफसर के मुताबिक जनूबी निशस्त अनंतनाग में जिनके हद में पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां अजला आते हैं में सिक्योरिटी के हवाले से खदशात पाए जा रहे हैं और उन्हें बहुत जल्द दूर किया जाएगा। इन्हें कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी का बंदोबस्त जो है वो तेज किया जा रहा है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नए कैंपों का कयाम भी अमल में लाया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में और भी सिक्योरिटी जो है वो सख्त की जाएगी। अब जरा बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की हर्ष, और वो ये खबर है कि जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, वहीं पर गृह मंत्रालय की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस पर अमल दरामद होना शुरू हो गया है। जरा की खबर को अगर हम सही माने तो मुख्तलिफ लोगों पर जो है वो शिकंजा कसा गया और तकरीबन
6 लोग जो है वो कल रात देर गए गिरफ्तार किए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और आज बाज़ाब्ता तौर पर जमात इस्लामिया के बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के असासों को मुंजमद किया जाएगा, यानी बैंक खाते भी सील किए जाएंगे, बंद किए जाएंगे, और साथ साथ अगर प्रॉपर्टियां हैं और ऑफिसेज हैं उन्हें भी सील करने की बात जो है वो कही जा रही है, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जो है मजिस्ट्रेट की तरफ से आज दिया जा सकता है। कल जहां से गिरफ्तारियां हुई है वहां पर अनंत जो श्रीनगर में भी एक बात सामने आई है, बारामूला से बात सामने आई है, गांदरबल से बात सामने आई है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो लोग हैं उन्हें पुलिस थानों में बुलाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। इधर खबर यह भी है कि कुछ और लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक किया गया और उन्हें बैरूनी रियासत जो है वो जेलों में मुंतकिल करने की बातें भी जो है वो सामने रखी गई है। कल हमने देखा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर पाबंदी के खिलाफ वादी में हड़ताल भी रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो है वो ऑर्डर्स के तहत सरबेमुहर किए जा सकते हैं दफ्तर भी, और कुछ और लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यह बात काबिल जिक्र है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत पुलिस ने हर एक जिले के अंदर पहले ही जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, और उसी एफआईआर के तहत अब उन रजाकारों और कारकुनों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ रहा है। तो यह बात जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की है। अब जरा बात करते हैं हम उस मामले की जो कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की तरफ से वादी के अंदर चलाया जा रहा है, और वादी के अंदर एनआईए ने जो बात सामने रखी और एनआईए के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि 13 फाइनेंसर्स की निशानदेही कर दी गई है। 13 वो लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं जो दुबई और दीगर रास्तों से पैसा लाकर अलहदगी पसंद खीमे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तक उस पैसे को पहुंचाते थे और उसमें अपने लिए कुछ कमीशन लेकर आगे चले जाते थे। और यही बात है कि जहां इन 13 लोगों की निशानदेही हुई है वहीं पर कुल मिलाकर 12 प्रॉपर्टियां भी इस तरीके से आइडेंटिफाई की गई है जिन्हें एनआईए और ईडी जो है वो अपनी तहवील में ले सकती है। पिछले 2 दिन के दौरान लगातार यह खबर सामने आई कि ईडी जो है वो बड़ी कार्रवाई वादी के अंदर कर सकती है और वो सारी प्रॉपर्टियां सील कर सकती है जिनके ऊपर यह शक है कि वो हवाला मनी के जरिए से खरीदी गई है और उसका फायदा जो है वो अलहदगी पसंद खीमे को दिया जा रहा है। तो बात सामने आ रही है कि 13 फाइनेंसर्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो किसी भी वक्त अब की जा सकती है। एक तरफ से ये खबरें आ रही है, दूसरी तरफ से जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने इस पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और कहा है कि ये चुनावी साल है और चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए इस तरीके से इन एजेंसीज का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो है वो बात सामने रखी गई है। तो सियासी बात हो रही है, तो सियासी बात के साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जहां गुज़श्ता दिनों इस बात का ऐलान किया था कि जम्मू से वो किसी भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारेंगी, वहीं पर खबर यह है कि उनके सीनियर मोस्ट लीडर जो जम्मू से उनके तर्जुमान भी है फिरदौस अहमद टाक, उन्होंने पार्टी क़यादत को एक खत लिखा है और खत में यह लिखा है कि हमें जम्मू से कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए और ये जो रजौरी वाला एरिया है या चिनाब घाटी वाला एरिया है वहां से अपनी रिप्रेजेंटेशन को हमें देना चाहिए ताकि लोगों के जज्बात और एहसासात की कदर की जा सके। इस चिट्ठी के अंदर जो जरा से बात सामने आई है वो ये है कि इस चिट्ठी के अंदर फिरदौस टाक का मानना है कि उन्होंने सिविल सोसाइटी, पार्टी कैडर और दीगर लोगों के साथ बात की है जिसके बाद उनका यह मानना था कि नहीं, हमने इसको सरेंडर नहीं करना चाहिए बल्कि हमने मैदान में उतरकर चुनावी दंगल का हिस्सा बनना चाहिए, फिरदौस टाक का मानना। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि उन्होंने पार्टी कैडर, सिविल सोसाइटी और दीगर लोगों के साथ मशवरा करने के बाद यह फैसला लिया कि जो वहां पर कि वो वहां से अपने लोगों को नहीं उतारेंगे और वहां पर जो सेक्युलर फोर्सेस है उनको मजबूत करने की वो कोशिश करेंगे। अब सच कौन बोल रहा है, महबूबा मुफ्ती बोल रही है या फिरदौस टाक साहब बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ये दावा पेश कर रहे हैं कि सिविल सोसाइटी और पार्टी कैडर से बात हुई है। लेकिन बात यह है कि पार्टी के फैसले के खिलाफ जो है वो फिरदौस टाक की आवाज जो है वो सामने आई है। अब देखना होगा कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल खबर यही है कि पीडीपी ने जो फैसला लिया था वो ये था कि जम्मू की 2 सीटें सेक्युलर फोर्सेस के लिए छोड़ दी जाएंगी। अगर
अगरचे अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे कि पीडीपी को अपनी पॉलिसी जो है वो वाजिया करनी चाहिए, जो आज तक भी नहीं हो पाई है। बिल्कुल अशफाक, अब बात कर लेते हैं रोहिंग्याओं के मुद्दे की, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है और एक बार फिर रोहिंग्या का मुद्दा उठने लगा है। बिल्कुल, रोहिंग्याओं का मामला जो है वो जम्मू के अंदर जो है वो एक बार फिर जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है और रोहिंग्याओं के मामले पर ये रोहिंग्याओं का जिन जो बोतल में कुछ दिनों तक दबता है और जब कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं तो ये जिन दोबारा बोतल से जो बाहर आता है, तो इस बार जो है लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा जो बीजेपी के लिए है वो रोहिंग्या के रिफ्यूजीज है जो जम्मू के अंदर है। और यही वजह है कि जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट के लिए जो बीजेपी के उम्मीदवार और सिटिंग एमपी है जुगल किशोर शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि वो इस मुद्दे पर जोर शोर से उठाएंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार रमन बल्ला इस वक्त है, जो उस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बदौलत ही ये रोहिंग्या जो है वो यहां पर आए हैं और कांग्रेस बैक चैनल्स के जरिए से इन्हें मदद भी कर रही है। ये बीजेपी ने इल्जाम लगाया है, जुगल किशोर शर्मा की तरफ से जो है इल्जाम लगाया है। ताहम कांग्रेस का मानना है कि जब रोहिंग्याओं को बसाया गया तो ये साल 2002 था और बाज़ाब्ता तौर पर यूनाइटेड नेशन में एक एमओयू साइन किया गया जिसमें यह कहा गया था कि रोहिंग्याओं के लिए सेटलमेंट के लिए हम साथ साथ चलेंगे। और उस वक्त जो टेन्योर था वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत थी और साल 2002 में यह काम जो है वो किया गया था। तो कांग्रेस का किस तरीके से नाम जो है वो लिया जा रहा है। रमन बल्ला की तरफ से जो बात सामने रखी गई है, उनका मानना था कि 5 साल तक मरकज के अंदर बीजेपी की मजबूत हुकूमत रही है और बीजेपी की हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर भी थी। अगर उनको ऐसा सिक्योरिटी खदशात थे तो उन्होंने अपनी कार्रवाइयां क्यों नहीं की। और जो उनका यह भी मानना है कि जो साबिका चीफ मिनिस्टर है उनकी तरफ से जो बात ऐवान असेंबली के अंदर कही गई है उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए और उसके बाद ही बयान जो है वो देने चाहिए। तो फिलहाल रोहिंग्याओं का मामला जो है वो सर चढ़कर बोलेगा, क्योंकि बहुत से मामला और मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सियासत जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो जहां एक तरफ से रोहिंग्याओं का मामला है, वहीं पर महबूबा मुफ्ती की भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम चूंकि जम्मू का मामला चल रहा है तो जम्मू के हवाले से भी हम बात करें, चूंकि जो रिफ्यूजीज वाला मामला है तो वहां पर खबर यह आ रही है कि ओबीसीज और रिफ्यूजीज ने अपनी मीटिंग जो है वो की है और उस मीटिंग के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि वो अब बाज़ाब्ता तौर पर कैंडिडेट खड़ा करेंगे बीजेपी के खिलाफ। और जो कैंडिडेट खड़ा होंगे वो लबाराम गांधी होंगे, जो रिफ्यूजीज के प्रेसिडेंट है। थोड़ी देर में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ, क्यों ऐसा करना पड़ा कि आप चुनावी दंगल में आए हैं। ओबीसीज का मानना है और रिफ्यूजीज का मानना है कि जो वादे उनके साथ किए गए वो वफाई नहीं हुए और जिस तरीके से स्टिंग एमपी ने उनके साथ मामला किया है वो उससे मुतमईन नहीं है। लबाराम गांधी साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। लबाराम गांधी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपकी एसोसिएशन, आपके लोगों की मीटिंग हुई, उसके बाद फैसला हुआ कि ज्वाइंट कैंडिडेट के तौर पर आपको खड़ा किया जाएगा और खबर हमारी यह है कि आज आप अपने पेपर भी फाइल करने जा रहे हैं। जब मैं आपसे इससे पहले बात करता था तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी थी और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और बीजेपी की जो सरकार केंद्र के अंदर है वो आपके मामलों पर संजीदगी के साथ गौर कर रही है और संजीदगी के साथ आगे बढ़ रही है। आज ये बेरुखी और नाता तोड़ने का वाक़ा क्यों पेश आया और क्या कुछ इसके पीछे असल बातें हैं? तो चलिए, अभी संपर्क नहीं हो पाया है, कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे लबाराम गांधी, तो उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, दोबारा लबाराम गांधी से जानने की कोशिश करेंगे। बताते चलें कि साल 2013 1 दिसंबर साल 2013 को वजीर आज़म साहब ने, नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने उस वक्त तो कैंडिडेट थे, वो जम्मू आए थे, उन्होंने रैली की थी और वहां पर उन्होंने इनके इशू जो ओबीसी SC ST के इश्यूज को एड्रेस करने की यकीन दहानी करवाई थी। उसके बाद मार्च 26 2014 को दोबारा लोकसभा के चुनाव के दंगल के हवाले से वो हीरानगर आए थे और वहां पर इस इशू को उन्होंने एड्रेस करने की बात की थी और साथ साथ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को भी मामला हल करने की बात जो थी उनकी तरफ से कही गई थी। फिर 8 दिसंबर 2014 को दोबारा रैली हुई मोहर के अंदर और सांबा के लोगों को एश्योर किया गया कि जो उनके जेन्युइन डिमांड्स है उसको
चलिए ठीक, लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं ओबीसी के हवाले से कि ओबीसी के किस तरीके से मुद्दा उठा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर गए थे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने भी ओबीसी के लिए बातें कही थी, लेकिन वो जो बातें कही गई थी वो पूरी तरह से नहीं हो पाई, उसे अमली जामा पहनाया नहीं जा सका। लेकिन एक बार फिर अब ओबीसी का मुद्दा अब एक बार फिर उभरने लगा। हमारे साथ लबाराम गांधी साहब इस वक्त जो है वो लाइन पर आ चुके हैं, इनसे जरा बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ मामला है। लबाराम गांधी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पिछले दिनों जब आपसे बात कर रहे थे तो बात सामने आ रही थी कि आप काफी पॉजिटिव थे कि बीजेपी स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो सरकार चल रही है वो आपके मामलों को हल कर रही है। स्टेट के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ है, लेकिन आज जब लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं और कल आपका फैसला आता है कि आप कैंडिडेट के तौर पर खड़े हो रहे हैं, तो ये रातों रात यू टर्न, ये रातों रात क्या नाराजगी इतनी बड़ी कि आज आप अपने कैंडिडेट के लिए जा रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही दुख के साथ हमें ये फैसला लेना पड़ा। हमने काफी दिनों से इंतजार किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 8 महीनों से माननीय गृह मंत्री ने हमारे रिफ्यूजियों के लिए पैकेज अनाउंस किया था, लेकिन 9 महीने गुजरने के बाद भी आज भी किसी भी परिवार के खाते में 1 रुपया नहीं आया। तो ये सारी की सारी अगर कमी देखी जाए तो हमारे जो जम्मू के सांसद थे उनकी है। अगर ये कोशिश करते तो मेरे ख्याल में आज हमारे रिफ्यूजी जो हैं वो निराश नहीं होते। दूसरा रही बात ओबीसी की, ओबीसी भी पिछले 17 सालों से लगातार संघर्ष कर रही है। मंडल कमीशन भी लागू हो चुका है, लेकिन हमारे जो ओबीसी के भाई हैं उनको 2% ही मिल रहा है। तो सभी ने मिलकर फैसला किया कि क्यों ना हम अपना एक कैंडिडेट उतारें, ताकि ये जो राजनीतिक पार्टी है जो 5 सालों के बाद गुमराह करती हैं, इनको एक सबक सिखाया जाए। तो कल उन्होंने मुझे कहा कि आप लड़िए, तो मैं इसके लिए तैयार हुआ और इसका हम मुकाबला करेंगे। तो लबाराम गांधी जी, प्राइम मिनिस्टर से आपके यहाँ शिकायत नहीं है, आपकी शिकायत जो है वो लोकल एमपी से है कि उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। लेकिन जब मैं डॉक्टर जितेंद्र साहब की बात करूं तो लगातार आप उनके संपर्क में थे, जब भी दिल्ली आते थे मीटिंगें होती थी और जब हम आपसे बात करते थे तो आप काफी पॉजिटिव एनर्जी दिखाते थे। आज अचानक नेगेटिव क्यों? देखिए, मेरी जो हमारे एमओएस में थे वहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश की, जहां तक कि जम्मू कश्मीर सरकार को बहुत सी हिदायतें भेजी कि किसी न किसी तरीके से इन लोगों को राहत पहुंचाई जाए, इन लोगों का मसला हल किया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जहां जम्मू में जो प्रॉब्लम है वो हमारी हल नहीं हो सकी। दिल्ली से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें दिल्ली से कोई शिकायत है। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है इसकी सभी लोग कदर करते हैं, इवन कि पूरी दुनिया कदर करती है और हमारे लोग भी चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी द्वारा प्राइम मिनिस्टर बने। हमने कठुआ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की पूरी सपोर्ट की है, उसके लिए उससे हमारा कोई गिला नहीं है। लेकिन इन्होंने हमें गुमराह किया है। इलेक्शन के टाइम हमें मिले थे, उसके बाद जब भी हमने इनको मिलने के लिए कहा, इन्होंने हमें मौका नहीं दिया। यानी एक साइड पर आप डॉक्टर जितेंद्र के साथ कैंपेन करेंगे और एक साइड पर बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जो अच्छा है, जो रिफ्यूजियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनका हम पूरा साथ देंगे। जिसने खाली अपनी मैं के साथ काम किया है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं जीत सकता हूँ, खाली नरेंद्र भाई मोदी का नाम इस्तेमाल करके वो कहता है कि मैं जीत के चला जाऊंगा, लोगों का मैं कुछ मसला नहीं हल करूंगा। आज बॉर्डर की हाल देखिए, हमारे रिफ्यूजियों की हाल देखिए। हमारे रिफ्यूजियों के साथ इतना सौतेला व्यवहार मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। पिछली सरकारों ने भी ऐसा नहीं किया होगा जितना इस एमपी ने हमारे साथ करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया लबाराम गांधी जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज जा रहे हैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए बीजेपी के एक एमपी के खिलाफ। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज लामबंद हुए हैं और दूसरी जगह पर वो बीजेपी का सपोर्ट भी करेंगे। इनका मानना है कि हमने पॉलिसीज पर जो है वो डिफरेंस है, न कि पार्टी के साथ डिफरेंस है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से ऊंट बैठता है, करवट लेता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि 60,000 वोट ये मैटर करता है और 30,000 वोट जम्मू डोडा उधमपुर सीट में है। तो जब ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करेंगे तो एक एक का जाना काफी बड़ी चुनौती जो है वो खड़ी कर देता है। तो ये बात जरा एक साइड से थी। गुज्जर बकरवालों की मैं बात जरा फटाफट से करूं, उसके बाद हम अकबर लोन साहब की भी बात करेंगे। गुज्जर बकरवाल लोगों की तरफ से भी बात जो है वो सामने रखी जा रही है और उनका मानना है कि अब सर्दियां खत्म,
गर्मियां आ रही हैं और गर्मियां आने के साथ ही गुजर बकरवाल जो नोमैन ट्राइब्स हैं वो पहाड़ियों की ओर जाते हैं और अपना रखती सफर जो है वो बांध लेते हैं आगे जाने की ओर। और इस दौरान देश के अंदर चुनाव भी है और उनका ये मानना है कि गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता जो लोग हैं उनका ये मानना है कि उन्हें वोट डालने का उसी तरीके से अधिकार दिया जाए, उसी तरीके का हक दिया जाए जिस तरीके से सब लोगों को होता है, क्योंकि जब वो अपने घर से बाहर होते हैं तो वोट डाल नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें पोस्टल वोट देने का हक दिया जाए। वो जहां पर हो, जिस दिन हो, वो वहां पर अपना वोट कास्ट करके वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाए जहां के वो हो। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है वो पोस्टल वोटिंग राइट वो ढूंढते हैं। डॉक्टर जावेद राही साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जो इस पॉलिटिक्स को बखूब जानते हैं और जिन्हें पता है कि ये वोट कितना मैटर करता है, क्योंकि अभी जो रफली फिगर है तकरीबन 20 लाख लोग जो है 20% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी 20 लाख लोग जो है वो डायरेक्टली ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें पोस्टल जो है वोटिंग राइट दिए जाए। गुजर बकरवाल तबके की तरफ से कहा जा रहा है कि पोस्टल वोटिंग राइट जो है वो उन्हें दिए जाए। किस तरीके से वो राइट्स होंगे, क्या वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक लंबा डिस्कशन है, लेकिन उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये राइट्स जो है वो उन्हें दिए जाए। बिल्कुल। तो डॉक्टर जावेद राही जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद राही जी। जावेद राही जी, गुज्जर बकरवाल समुदाय ने पोस्टल वोटिंग राइट की मांग की है, क्योंकि आपने भी देखा होगा 6 महीने वो पहाड़ी पर और 6 महीने नीचे रहते हैं, लेकिन अब वो वोटिंग की मांग कर रहे हैं कि उन्हें पोस्टल वोटिंग की जो अहमियत है वो दी जाए। जी 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 ऐसा है कि 15 अप्रैल के बाद जो काफिले हैं पहाड़ों की तरफ भेड़ बकरियों के साथ, भैंसों, ऊंटों के साथ चलना शुरू हो जाते हैं जी। तो इस तरह से ये 45 दिन में ऊपर पहुंचते हैं और फिर लगभग सितंबर के पहले दूसरे वीक में ये शुरू करते हैं और अक्टूबर 15 से नवंबर तक ये यहाँ पहुंचते हैं। तो इस सिलसिले में इस कबीले ने ये मांग की है कि अगर चुनाव जो है वो 15 अप्रैल के बाद होते हैं और अक्टूबर की 15 तारीख से पहले करवा रहे हैं आप, तो इस सूरत में आप पोस्टल राइट्स बैलेट के जरिए जो आप पोस्टल एक तरीका इस्तेमाल करके वोट डालते हैं, जो कि बहुत सारी रियासतों में, कर्नाटका में, तेलंगाना में है और हिंदुस्तान की तकरीबन सभी रियासतों में जहां भी कहीं कुछ परेशानी है या इस तरह का हक इस्तेमाल किया जा सकता है तो वहां पे है। जम्मू कश्मीर में खुद भी जो कश्मीरी पंडित हैं वो भी पोस्टल के जरिए उनको राइट्स दिए गए हैं कि वो अपना वोट जो है कास्ट कर सकें। तो ऐसी सूरत में एक बड़ा चंक है लाखों लोगों का जो पहाड़ों पे चले जाते हैं और जो अपने वोट का मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे ये होता है कि हमारा जो कबीला है उसकी अपनी जो नुमाइंदे चुन के आते हैं वो नहीं आ पाते, क्योंकि वो वोट कम हो जाते हैं, वो लोग वोट नहीं डाल सकते। तो हमने कहा है कि मतलब जो इलेक्शन का सिलसिला है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, तो हमने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी भी लिखी है और कहा है कि हमें पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए या कोई इनोवेटिव सिस्टम के जरिए वोट डलवाए जाएं और ताकि हमें वो राइट्स जो हैं जो एक आम शहरी को हैं वो मिल सकें। जावेद राही साहब, क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रोसेस थोड़ा सा पहले शुरू होना चाहिए था, ताकि जब इलेक्शन बिगिल बजता तो ये सारी प्रोसेस और ये सारी चीजें जो थी वो साथ साथ चलती। आज इस तरीके से बात सामने आई है, थोड़ा सा लेट हुआ इस पूरे मामले में? नहीं, अभी तो असेंबली इलेक्शन का ऐलान उन्होंने नहीं किया है। हमने कहा कि अगर आप 15 अप्रैल के बाद और अक्टूबर से पहले करवाना चाहते हैं तो इस सूरत में हमारे लिए भी सोचें कि भाई इस तरह, क्योंकि अभी तो ऐलान नहीं हुआ है, अभी तो ये कर सकते हैं कि भाई हमें थोड़ा मतलब फलां डेट से अगर हम करेंगे तो हम इसके लिए पोस्टल बैलेट का सिस्टम जो है ऑन कर सकते हैं, या जो भी मतलब एक आइडेंटिफाइड एरिया है जहाँ के लोग एक आइडेंटिफाइड एरिया में जाते हैं और हर एक को पता है किसकी डोकें कहाँ पे हैं, किस गांव के लोग कहाँ जाते हैं, किस इलाके के लोग कहाँ जाते हैं, या खाना बदोशों में मतलब कालाकोट के लोग किस जगह जाते हैं, जो रियासी के लोग हैं वो कहाँ जाते हैं। तो इस तरह से एक मतलब सेट प्रोसीजर है। उसमें तो कुछ जगह जो इंटर रीजन जो हमारी ट्राइबल माइग्रेशन होती है उसमें तो डीसी मोटो भी अलॉट करता है, उसको पता होता है कितने लोग किस जगह पे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करके एक अहम बात रखने के लिए, क्योंकि 20 लाख
लोग जो हैं ये मैटर करते हैं और अगर ये वोट का इस्तेमाल सही तरीके से हो सके और ये जमहूरियत की जड़ों को और भी मजबूत कर सकते हैं। 20% 20 लाख आबादी एक बहुत बड़ी आबादी होती है। डॉक्टर जावेद राही साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब दो अहम बयान है, एक महबूबा मुफ्ती का बयान है, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा अकबर लोन साहब के बयान को हम बता दें अपने नाजरीन को। अकबर लोन साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं और नॉर्थ कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। इन दिनों चुनावी दंगल के अंदर है और मुख्तलिफ जगहों पर वो इलेक्शन रैलियां कर रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर में इलेक्शन रैली के दौरान उनकी तरफ से एक बार फिर बात एक सामने रखी गई है, जिसके बाद पूरे मुल्क के अंदर सियासत काफी ज्यादा गर्म हुई है। उनका मानना था कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सही नहीं है और कांग्रेस के लिए उनका यह मानना है कि कांग्रेस ज्यादा खतरनाक है बनस्पति भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल अकबर लोन साहब का बयान है। यह बयान उस वक्त आया है जब फारूक अब्दुल्ला साहब फ्रेंडली मैच भी खेल रहे हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट भी नहीं है। तो एक तरफ से दोनों साथ साथ है, लेकिन वोटरों तक जाते जाते मूड जब उनको पता लगता है कि खराब है तो वहां पर इस तरीके से बात कही जा रही है कि कांग्रेस भी हमारे खिलाफ है और बीजेपी भी हमारे खिलाफ है। और अकबर लोन साहब यहां तक भी चले गए कि उनका यह मानना है कि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ वो माहौल हमारे लिए सही नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, कल उन्होंने उस बात को दोबारा दोहराया कि अगर इस तरीके की कभी इस तरीके का इंसिडेंट होता है तो वो दोबारा वही बात कहेंगे जो उन्होंने असेंबली के अंदर कही थी, क्योंकि पिसा जो जाता है वो जम्मू कश्मीर का अवाम पिस रहा है। अकबर लोन साहब का मानना था। साथ साथ उनका यह भी मानना था कि जब 1996 में चुनावी दंगल शुरू हुआ था दोबारा, तो वो आए थे लोगों के पास लोगों का मैंडेट लेने के लिए, लेकिन उस वक्त मरकज ने रेनिगेट्स की एक बड़ी फौज तैदाद की थी और इखवानियों ने वहां पर एक बड़ी फौज जमा की थी और इखवान के एक लीडर की वहां से जीत हुई थी। लेकिन 6 साल के अंदर अंदर क्या कुछ हुआ सब उनके सामने है। एक सॉफ्ट टारगेट मिलिटेंसी की ओर भी उन्होंने कल दिखाई है, एक सॉफ्ट बात उन्होंने अपने वोटर्स की ओर भी कही है और साथ साथ कहीं ना कहीं निशाना जो है वो बीजेपी को भी किया है और कांग्रेस को भी किया है। अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, बीजेपी का व्यू पॉइंट रखेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से डिमांड की जा रही है कि FIR लॉज हो जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के लिए, क्योंकि जिस तरीके क्या उनकी तरफ से बात कही गई है उस पर जो है वो चाहते हैं कि अकबर लोन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। बात हम कर रहे हैं मोहम्मद अकबर लोन की, जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। जब भी बात करते हैं तो किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं और लगातार पिछले 2 दिन से वो बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कह रहे हैं कि रियासत के अंदर अबतर हालात करने में दोनों जमातों का एक बहुत बड़ा रोल है। तो बिल्कुल अभी आपने पिछले दिनों ही देखा कांग्रेस। चलिए अल्ताफ ठाकुर साहब पहले हमारे साथ आए हैं, उसके बाद जरा आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा कम बचा है। अल्ताफ साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा रिएक्ट करें जो अकबर लोन साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है और बीजेपी का एक हिडन एजेंडा है जो वो पूरा करना चाहती है। कांग्रेस के लिए उनके अपने ख्यालात है, आपके लिए अपने ख्यालात है और पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा है जिस पर आपका मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्रवाई करे। शुक्रिया गवर्नर साहब। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफ्यूज है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रैंड एलायंस में जा रही है और दूसरी तरफ अकबर लोन जहां उसको लग रहा है कि यहां मेरी हार निश्चित है और वहां वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है ताकि एक पैकेज जो है उस वोट को अट्रैक्ट कर सके। जहां तक अकबर लोन साहब की बात है जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है उसका हमेशा यही रवैया रहा है। एक तरफ यही नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा है कि पाकिस्तान पे बम गिरा दे, उनके कायद ने पहले कहा था और आज अकबर लोन साहब यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कह रहे हैं। हमने कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आज हम एक लेटर लिख रहे हैं कि अकबर लोन साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको ये फार्म भरने से रोका जाए क्योंकि उन्होंने भी वही कसूर किया। उन्होंने भी देश के खिलाफ एक जंग छेड़ी है जो मोहम्मद यासीन मलिक ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अगर उनको PSA होता है तो अकबर लोन साहब पे PSA क्यों नहीं होता है? हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करते हैं कि अकबर लोन को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम ये गुजारिश आज करेंगे रिटन में कि अकबर लोन साहब का जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहा है उसको रद्द किया जाए।
बहुत शुक्रिया अल्ताफ ठाकुर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और बात रखने के लिए। ऑफिशियल रिस्पॉन्ड जो है वो बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर साहब कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो अपनी शिकायत जो है वो तहरीर करेंगे। अब जरा फटाफट से बात करेंगे महबूबा मुफ्ती के हवाले से। बिल्कुल, तो बात जरा महबूबा मुफ्ती की करेंगे। आपको बताते चले कि चुनावी दंगल चल रहा है और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पार्टी का व्यू पॉइंट आप तक पहुंचाए। और बात जरा महबूबा मुफ्ती की करेंगे तो उनका मानना है कि लोगों को इज्तिमाई तौर पर सजा देना हुकूमत हिंद की नई पॉलिसी है। एंटी इंडिया स्टैंड काफी खुलकर जो है वो इस बार पीडीपी की तरफ से देखने को मिल रहा है और उनका मानना है कि लोगों का इज्तिमाई तौर पर सजा देना हुकूमत हिंद की नई पॉलिसी है। सियासी जो सियासी सोच है उसको दबाने के बजाय एड्रेस करने की कोशिश होनी चाहिए। कल यूथ कन्वेंशन उनका था, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती यूथ कन्वेंशन से कल बात कर रही थी और उनका बात करते करते कल उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि जो उनका इत्तेहाद बीजेपी के साथ था वो बड़ी गलती थी, लेकिन ये गलती उनको इसलिए करना पड़ी क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से इस तरीके की बातें कही जा रही थी कि क्या कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है और उन्हें यह उम्मीद थी कि शायद बेहतर होगा, इसलिए उन्होंने इत्तेहाद किया था। आइंदा बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा, पहली बात उन्होंने ये कही है। और दूसरी बात उनकी बात की जो थी, उनका यह मानना था कि जो लीडर आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं दरअसल उन्हें काफी डर है क्योंकि उनके नाम सीबीआई लिस्ट के अंदर है। यानी फारूक अब्दुल्ला पर सीधे से निशाना था कि उनके क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं है और वो सीबीआई की तरफ से ऑलरेडी फाइल उनके खिलाफ एफआईआर है, उनके खिलाफ महबूबा मुफ्ती के पास कुछ भी नहीं है और उनका जो जाती अकाउंट था वो भी खाली है क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने अपने पैसे पे लड़ा है, न कि किसी और के पैसे पर। सीधे सीधे निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना करते हुए उन्होंने कहा कि पोटा की बात हो या एनआईए को लाने की बात हो, दोनों चीजें जो है वो उमर अब्दुल्ला के टेन्योर में यहां लाई गई है और आज हम यहां पर इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। कल एक बार फिर पावर प्रोजेक्टों की भी बात सामने रखी गई और निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया गया और कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलत पॉलिसियों की वजह से ही ये सारे मामले जो है पेश आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज इस तरीके की सूरत हाल नहीं होती। बिल्कुल, तो इशफाक जाते जाते सीमावर्ती इलाकों का हाल भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि कल भी सीज फायर उल्लंघन किया गया है। कुछ तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सीज फायर उल्लंघन जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, लोग काफी परेशान हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे सीमावर्ती इलाकों की जहां पर भारी शेलिंग की गई है, पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई। लोगों का क्या कुछ कहना है वो आप जरा देखिए। मैं यहाँ शाहपुर का रहने वाला हूँ सर। मैं यहाँ महकमा पीडीडी में एक आरजी मुलाजम हूँ। हमारे जो यहाँ कल 5 बजे जो है फायरिंग यहाँ पर शुरू हो गई। सीज फायर वायलेशन इसे भी कह रहे थे, लेकिन वायलेशन ये है नहीं है क्योंकि ये एक लगातार कंटिन्यू फायरिंग चल रहा है। इसे वायलेशन बोलते हैं, लेकिन मैं इसको वायलेशन नहीं कह रहा हूँ। ये एक सीधा सीधा हम पर हमला किया जा रहा है। जो लोग यहाँ जीरो लाइन पर रहते हैं, हम के ऊपर बिल्कुल हमला हो रहा है और ये हमले का कोई यहाँ पर हमारे दर्द को समझने वाला नहीं है। मैं पूरे हिंदुस्तान के उन बड़े बड़े लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े शेल अगर आपके मकानों पर लगते हैं तो आपके बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो आपकी बीवियां बहनें जो माएं वहां रह रही हैं, वो किस हालात में होंगी। ये हालत हमारी है क्योंकि हमको कोई देखने वाला नहीं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। इतने बड़े बड़े शेल जो हैं हमारे मकानों के ऊपर लग रहे हैं और हमारे मकान जो हैं इनकी ताकत को जलने के काबिल नहीं है। कच्चे मकान है और ये इन मकानों। तो सीमावर्ती इलाकों का हाल हमने आपको बताया। लगातार पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो चलिए, आज प्रोग्राम सलाम जेके में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा और फीडबैक के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक पर आ सकते हैं, जहां पर लाइव नशरियात आप देखते हैं। वहां पर आप इनबॉक्स में कमेंट कीजिए हमारे प्रोग्राम के बारे में, अपने एरिया के बारे में अपडेट जरूर किया करें। और साथ साथ आप ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी आरा हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी नशरियात को देख सकते हैं, www.gulistannews.in पर आप बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने मोबाइल ऐप को डाउनलोड जरूर करें। गुलिस्तान न्यूज की नशरियात को देखने के लिए मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और पल पल की खबर से बाखबर रहिए। फिलहाल मुझे और हर्ष को देंगे इजाजत। कल सुबह 8:30 होगी मुलाकात। कर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज। नमस्कार।